लिखे एक चैप्टर ज्वालामुखी, वोल्केनो। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। ज्वालामुखी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वोल्केनो। वोल्केनो एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि वोल्केनो जो लावा निकल रहा है उसको नहीं कहते। जो जमीन के अंदर से पिघला हुआ लावा राख निकल रहा है उसे हम ज्वालामुखी नहीं कहते। जिस मुख से निकल रहा है, जिस छिद्र से लावा बाहर निकल रहा है, उस मुंह को बोला जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी याद रखिएगा, जिस छिद्र से लावा निकल रहा है उस छिद्र को बोला जाता है ज्वालामुखी। ये जो लावा निकल रहा है उसको ज्वालामुखी नहीं कहते, जो निकल रहा है उसको तो लावा कहते हैं। जमीन के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और जब बाहर निकल गया तो क्या कहलाता है? लावा। जमीन के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। अगर बात एक ही है, बाहर भी पिघला हुआ है, अंदर भी पिघला हुआ है, लेकिन अंतर क्या है? अंदर पिघला है तो उसे मैग्मा कहेंगे, अब बाहर निकल गया तो क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अलावा जिस मुख से लावा निकलता है वहाँ प्याली नुमा स्ट्रक्चर बनता है, एकदम बेसिक है। इसमें 5वीं 6ठी क्लास में भी अगर ज्वालामुखी आप पढ़ेंगे ना तो यही चीज़ आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर। जो जिस मुख से लावा निकलता है वहाँ पर प्याली जैसा आकृति बन जाता है, कप जैसा। प्याली थोड़ा सा होता है, फैला हुआ होता है, कप तो पतला मुंह होता है, फैला हुआ आकार हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी इस क्रेटर में बड़ा विस्फोट हो जाता है। कभी कभी क्रेटर में क्या होता है? बड़ा विस्फोट। जब क्रेटर में बड़ा विस्फोट हो जाए तो क्रेटर का मुंह बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। क्रेटर का मुंह बड़ा हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? काल्डेरा। उसी को बोलते हैं काल्डेरा। पूछा जाए काल्डेरा का निर्माण क्यों होगा, तो बोलेंगे जब क्रेटर में बड़ा विस्फोट हो जाए। आ जाइए आ जाइए। जब काल्डेरा में बड़ा विस्फोट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कि क्रेटर में बड़ा विस्फोट हो जाए तो क्या बन जाता है? काल्डेरा। और सुनो, कभी कभी काल्डेरा इतना बड़ा हो जाता है कि इसी के अंदर काल्डेरा इतना बड़ा हो जाता है कभी कभी कि इसके अंदर, सुन लो, इसी के अंदर कई सारे क्रेटर का निर्माण हो जाता है। कई सारे क्रेटर का कई जगहों से निकलने लगता है लावा, कई स्थानों से निकलने लगता है लावा, तो आपको दिखेगा जाली जैसा। कैसा दिखेगा पूरा क्रेटर? जाली जैसा। तो इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में नेस्टेड क्रेटर, जाली नुमा क्रेटर। क्या बोलते हैं? जब एक काल्डेरा के अंदर कई सारे क्रेटर का निर्माण हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जाली नुमा क्रेटर। एक क्रेटर के अंदर कई सारे क्रेटर का निर्माण हो जाए तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेस्टेड क्रेटर। ये सब फोटो बनाना जरूरी है, ये सब फोटो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बना लीजिए, बना लीजिए। हो गया? जहां से लावा निकलता है जिस मुंह से, उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। उसी को वोल्केनो कहते हैं। पूरा लावा जो निकला उसको नहीं बोलते, उसके मुंह को क्या बोलते हैं? वोल्केनो। और जब वोल्केनो के निकलने से प्याली नुमा आकृति बन जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर में बड़ा विस्फोट हो जाए और क्रेटर का आकार बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं? काल्डेरा। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। और काल्डेरा में जब छोटे छोटे क्रेटर का निर्माण हो जाए तो क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्रेटर। क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्रेटर। लेकिन कभी कभी क्रेटर के अंदर पानी जमा हो जाता है, लावा निकलना बंद हो जाता है और यहाँ पानी जमा हो जाए तो ऐसे बने झील को बोलते हैं क्रेटर झील। ऐसे बने झील को क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक। ऐसे बने लेक को क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक।
ऐसे बने झील को, ऐसे बने लेक को क्या बोला जाता है? क्रेटर लेक, क्रेटर झील। ऐसे बने झील को क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और ये झील रियल में अमेरिका में है। रियल में इस नाम का जो झील है, क्रेटर झील नाम का झील, रियल में कहाँ है? तो अमेरिका में है। लेकिन भारत में भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार लेक। महाराष्ट्र के, भारत पूछा जाए क्रेटर झील रियल में कहाँ है, लिख लो। क्रेटर झील मूलतः यूएसए में है। क्रेटर झील मुख्यतः या मूलतः यूएसए में है। क्रेटर झील मूलतः यूएसए में है। क्रेटर झील मूलतः यूएसए में है। एग्जाम का रिजल्ट कल आ गया आप लोगों का, है ना? शिखा फिर टॉप कर गई है ना? आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। ऐसे ही आप मेन परीक्षा में भी टॉप कर जाएं। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं वैसे है, लेकिन टॉप करने का मजा ही कुछ और है ना? मतलब एक बात बता रहा हूँ, इसमें नहीं वाली, टॉप क्यों नहीं करना है? वाई? हम किसी से कम थोड़े ना है, सबको टॉप करना है। और सब यहाँ चैलेंज लें, अगली बार हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे। क्यों नहीं टॉप करेंगे भाई? पढ़ रहे हैं क्या खाली रिजल्ट लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं? एग्रेसिव रखिए, अपने आप में एटीट्यूड लाइए, है ना? मैं खुश हूँ पवन जी से। मैं इस क्लास में एक लड़के और नाम ले रहा हूँ, पवन जी बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं खुश हूँ अगर किसी से पूरे क्लास में तो टॉप कर रहे हैं सीखा, इसलिए थोड़ा टीचर को अच्छा लगता है टॉप करने वाले बच्चों का। लेकिन बॉयज़ में किसी से खुश हूँ तो पवन जी से, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में तरक्की किए हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसी तरह से, रात इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि सर अगली बार पूरी कोशिश है कि मैं टॉप करूँगा, तो ये जज्बा, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एटीट्यूड कर, जिसके अंदर एटीट्यूड होता है ना, वो टॉप कर जाता है, पता है आपको? तो टॉपर बनने का एटीट्यूड आपके अंदर, बोलिए मत हर जगह मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं टॉपर हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अंदर में एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अगली बार तुमको टॉप करने नहीं देंगे, अगली बार तुमको हम टॉप करने नहीं देंगे। और जो टॉपर क्या बोलेगा, मैं किसी को कभी टॉप करने नहीं दूंगी या दूंगा। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्या दिक्कत इसमें है? ये जो बोलते हैं कि सर हाँ ये ठीक है, नॉर्मल रहना, विनम्र रहना, कि भैया हम ठीक है, हम नहीं ज़्यादा भांजते हैं कि हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, लेकिन अंदर से एटीट्यूड होना चाहिए। ये हाँ अंदर ही रखना है, हाँ बाहर नहीं। और ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार आप में से भी कोई लड़का टॉप करे, है ना? कम से कम टॉप ना करे तो 100 पार तो स्कोर आपका हो ही, ये होना चाहिए। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। और मेरे तरफ से ऐसे ही जो टॉप करेगा उसको शाबाशी मिलता रहेगा। और 90 पार वाले सबको शाबाशी देंगे, 90 से नीचे वाले ठीक हैं, शाबाशी के उतने पात्र नहीं हैं। लेकिन 80 से भी नीचे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और अपने ऊपर मंथन करने की ज़रूरत है। आप बहुत पीछे हैं। अगर 80 के नीचे आ रहे हैं इसका मतलब आप ठीक स्थिति में नहीं हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेहनत करिए, चाहे वो करंट को बढ़ाइए, आप करंट ही बढ़ा सकते हैं आप, या साइंस में गलती होता है आप पकड़िए कहाँ आपकी सेक्शन गलती हो रहा है, और उस सेक्शन को एक सप्ताह में इतनी बार पढ़ जाइए कि अगली बार आपका स्कोर 20 बढ़ जाए, 25 बढ़ जाए। आप पकड़िएगा ना कि किस सेक्शन से मेरा ज़्यादा गलती हुआ, करंट से गलती हुआ कि हिस्ट्री से गलती हुआ कि साइंस से गलती हुआ, जिससे ज़्यादा गलती हुआ उस सेक्शन को कम से कम 20 बार पढ़ जाइए। अगली बार आइए तो 20 स्कोर बढ़ा के आइए। समझ में आ रहा है बात? ये होना चाहिए। तो टॉप करने का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आज जब रहेगा एटीट्यूड तभी कुछ कर भी पाइएगा। एटीट्यूड नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोए मत रहिए। तो अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे ही आप लोग अच्छा करते हैं। और बेहतरीन प्रश्न अगले बार लाएंगे। अगले बार कथन कारण वाला क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। मन रहेगा वो भी बहुत, लेकिन ज़्यादातर एनालिटिकल भी रहेगा। 4-4 वाला कि इसमें कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से परिणाम हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे। देखते हैं कितना लोग लाते हैं अगली बार। ठीक है, कोशिश रहेगा कि इस बार 100 तक सिमट दे लोगों को, 100 तक में कर दें। जो 100 पार करेगा वो रियल में टॉपर होगा। ठीक है, चलिए क्या बोला भैया? जालीनुमा क्रेटर हो गया। हाँ जल बता रहे थे। क्रेटर झील रियल में कहाँ है? यूएसए में। और भारत में क्रेटर झील का एग्जाम्पल कौन सा है? लोनार लेक। लोनार झील लिख लीजिए। भारत में क्रेटर झील का एग्जाम्पल है लोनार झील। लोनार झील। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी टॉप करना है ना? ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दें और उनको भी टॉप करना है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले, महाराष्ट्र के किस, हाँ बोलो, हाँ उल्का झील देता है यही। हाँ कोई बात, दोनों झील का एग्जाम्पल है ये, लिख लीजिए। अभी अगला लाइन वही बोलते हैं हम। देखिए ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों आ गया तो क्या आंसर लगाओगे? क्रेटर। दोनों आ गया तो क्या लगाओगे? क्रेटर। लेकिन लिख लो इसे उल्का झील के नाम से भी जानते हैं। इसे उल्का पात होता है ना, उल्का लेक,
हाँ, तो उल्का झील के नाम से जानते हैं क्यों? क्योंकि उल्कापात नहीं तो बहुत बड़ा चट्टान गिरा, खगोलीय पिंड, उससे गड्ढा हो गया, वहाँ झील बन गया। अभी हाल ही में यहाँ पर शैवाल, पूरा पानी का रंग पिंक हो गया था। लोनार झील के पानी का रंग कैसा हो गया था? पिंक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष प्रकार का शैवाल था। शैवाल मतलब एल्गी, विशेष प्रकार का वहाँ क्या था? एल्गी, उसके कारण उसका रंग क्या हो गया था? पिंक। चलिए, हो गया, समझ गए इतना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक, सुनो, नया सिद्धांत में अगर आओगे तो ज्वालामुखी उद्गार के नए सिद्धांत में कौन आएगा? प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात और जान जाइए। अच्छा, एक चीज़ और है कि 80 के नीचे वाले बुरा ना माने, जैसा मैं बोला हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं समझे कि ये क्या तैयारी का हुआ, 75 का कम स्कोर है, 72 का कम स्कोर है, ऐसा नहीं है। मतलब हम आपको इसलिए बोले कि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए, क्योंकि हम तो आपका रिजल्ट हम तो चाहते हैं कि जादू की छड़ी कुछ हो। आपको क्या बनना है? डीएसपी। चलिए, आप जाइए डीएसपी बन जाइए। अगर ऐसा कुछ मेरे हाथ में तो हम बना देते, जिसको 0 नंबर आता उसको ही बना देते, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। एग्जाम हॉल में आप अकेले होंगे, ना वहाँ आपके माता पिता होंगे, ना आपके टीचर होंगे, ना आपका भाई होगा, ना कोई आपका सहायता करने वाला नहीं होगा। आप अकेले होंगे, आप फेल करेंगे तो उसका दर्द आपको अकेले झेलना पड़ेगा। इसलिए बात समझिए, यहाँ टॉप कर जाने से और यहाँ पर फेल हो जाने से हमको या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ फेल हो गए तो फर्क पड़ेगा, इसलिए प्लीज वहाँ में फेल मत करिएगा। और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पढ़िए, कमी को फाइंड कीजिए, कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ हैं, कौन सेक्शन में आप ज़्यादा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, कई रातें जागनी पड़ती है, तब जाके कुछ मिलता है बेहतरीन। अगर तारीफ कर रहा हूँ कि पवन जी बेहतरीन किए, आखिर किसी ने अपनी रात को खराब किया है, तब आज इतना मार्क्स पे पहुँचा। आपको भी खराब करना पड़ेगा, सो के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, चलिए भैया, अब लिखिए कि इरप्शन के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी के 2 प्रकार हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इरप्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अकॉर्डिंग टू इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार, उद्गार के अनुसार, दोनों भाषा के लोग बैठे हैं ना, तो दोनों भाषा बोलना पड़ता है। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू इरप्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अकॉर्डिंग टू इरप्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। According to eruption, there are 2 types of volcano. 2 types of volcano. Eruption के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, इरप्शन का स्थान जहां से निकलता है उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार वोल्केनो हैं? 2 प्रकार का। लिखिए, पहला लिखो सेंट्रल इरप्शन। पहला लिखो सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन हिंदी में लिखो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। पहला लिखो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो, मतलब केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। और दूसरा लिखिए दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन मतलब अंग्रेजी में फिशरीज इरप्शन। फिशरीज मतलब क्या होता है? दरार। और दरार नहीं देखो, गांव में जाते हो तो जब पानी कम पड़ जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या पड़ जाती हैं? दरारें। छत में भी पानी ठीक से नहीं डालते आप, छत को ढाल दिए, अब पानी नहीं डालिए तो छत में क्या पड़ जाएगा? दरार। इसीलिए कुछ दिन तक छत पे क्या डाला जाता है? दीवार पर पानी डाला जाता है कि दरार ना पड़े। पानी के बिना दरार पड़ता है तो भैया, या फिर आप पानी कम पीजिए तो आपके चेहरे में दरारें आ जाएंगी। नहीं, ऐसा होता है, जिसका हाथ या होठ या चेहरा फटता है ठंडी के दिनों में या कभी भी, इसका मतलब उसके शरीर में पानी की कमी है। और जो इंसान पानी खूब पीता है ना, या विटामिन सी का सेवन करता है, उसका चेहरा कभी फटता नहीं है। तो भाई पानी का मात्रा होना चाहिए। तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी कितने भाग? 2 भाग। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। अंग्रेजी में सेंट्रल इरप्शन एंड फिशरीज इरप्शन। देखो, नाम से लग रहा है केंद्रीय उद्भेदन का मतलब जब एक छिद्र से, ज्वालामुखी का उद्गार जब एक छिद्र से हो तो क्या होगा भैया? इसको बोलेंगे केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। अगर ज्वालामुखी का उद्गार एक दरार से हो, ज्वालामुखी का उद्गार किससे हो भैया? जमीन में दरार पड़ जाए, छिद्र नहीं, दरार पड़ जाए तो उससे हो, तो क्या बोलेंगे? दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इसकी परिभाषा नोट करने की जरूरत नहीं है। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी किसको बोलेंगे? जब जमीन में दरार पड़ जाए और दरार से लावा निकले तो उसे बोलते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। एक सेंटर, एक छिद्र से लावा निकले तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो, यानी कि केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। अब आपसे मैं पूछता हूं, ज्यादा ऊंचाई तक कौन जाएगा? ज्यादा ऊंचाई तक केंद्रीय वाला जाएगा, दरार वाला जाएगा? दरारी किसको किसको लग रहा है?
भाई दरार पड़ेगा तो स्पीड उतना ना होगा निकलने का, भाई दरार से निकलेगा, इसका मतलब जो लावा की गति कम हो। दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में लावा की गति क्या होगा? कम होगा। लावा की गति दरारी उद्भेदन में क्या होगा? कम होगा। और कम होगा इसका मतलब लावा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, और वहीं पर लावा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। वहीं पर लावा फैल जाएगा, और कैसा आकृति बनेगा? टेबल नुमा। कैसी आकृति बनेगी? टेबल नुमा। और टेबल नुमा आकृति को बोलते हैं पठार, यानी कि ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से चारों तरफ लावा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और टेबल नुमा एक आकृति बन जाएगा, चारों तरफ लावा फैल जाएगा और टेबल नुमा आकृति बन जाएगा, जिसको बोलेंगे ज्वालामुखी पठार। अंग्रेजी में बोलेंगे वोल्केनिक प्लेट्यू, ज्वालामुखी पठार। लिख लीजिए एक लाइन और अलग से कि वोल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय फिशरीज इरप्शन ऑफ वोल्केनो। लिखिए, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए, ज्वालामुखी पठार का निर्माण, ज्वालामुखी पठार का निर्माण, अच्छा अंग्रेजी में बोले फिर से, हिंदी में लिखो। ज्वालामुखी पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से होता है। अभी रट रहे हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? टेबल नुमा आकृति को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं। अब पठार कब बनेगा? जब लावा की गति कम हो। लावा गति कब कम होगा? जब दरार से लावा निकले, छिद्र से लावा न निकले। तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से क्या बनता है? ज्वालामुखी पठार, वोल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय फिशरीज इरप्शन ऑफ वोल्केनो। हो गया। और जब छिद्र से लावा निकलेगा, नवीन जी, लावा छिद्र से निकलेगा तो काफी ऊंचाई तक जाएगा। अब फैलेगा नहीं, बल्कि एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? पहाड़ जैसा आकृति। पठार जैसा नहीं बनेगा, पठार जैसा नहीं बनेगा, पहाड़ जैसा बनेगा। अब पहाड़ की परिभाषा आप पढ़े हैं, पहाड़ की परिभाषा आप क्या पढ़े हैं? कि जो देखने में शंकु जैसा लगे। पर्वत किसे कहते हैं? जो देखने में शंकु जैसा लगे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत। 1000 से ज्यादा हो तो पर्वत, 1000 से कम हो तो पहाड़ी। ऐसा आकृति जो देखने में शंकु जैसा लगे, ऐसी आकृति जो देखने में शंकु जैसा लगे, कौन जैसा लगे, और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। और 1000 से कम ऊंचाई हो तो पहाड़ी बोलते हैं। हिल और माउंटेन में अंतर समझ में आ गया? माउंटेन जिसका ऊंचाई 1000 से ऊपर हो, और हिल जिसकी ऊंचाई 1000 से कम हो, पर दोनों की आकृति कैसा? शंकु जैसा हो। ठीक है। तो जब लावा छिद्र से निकलेगा, केंद्र से निकलेगा, तो काफी ऊंचाई तक जाएगा। और कैसा जमा हो जाएगा? शंकु जैसा। कैसा जमा हो जाएगा? शंकु जैसा जमा हो जाएगा। इसी शंकु को क्या बोलेंगे भैया? ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। तो लिख लीजिए, वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड बाय सेंट्रल इरप्शन ऑफ वोल्केनो। लिखिए, वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड बाय सेंट्रल इरप्शन ऑफ वोल्केनो। वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड बाय सेंट्रल इरप्शन ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से, हिंदी में, ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। क्लियर है? अब एक बात और बताओ। एक दिन बताया था मैंने आपको, जब हम रिलीफ ऑफ ओशियन पढ़ा रहे थे, समुद्र के उच्चावच, तो उसने बताया था अगर कोई टेबल नुमा आकृति बन जाए समुद्र के पानी के अंदर तो उसे क्या बोला जाता है? और नुकीला बन जाए तो क्या बोलते हैं? ग्योट। वेरी गुड, ग्योट और सी माउंट बताया था। यही ज्वालामुखी अगर जमीन पर फटता है तो उसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। लेकिन सेम ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फटे और इसी तरह का आकृति बने तो उसे गियोट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गियोट बोलते हैं, गियोट। और इसी तरह का पहाड़ समुद्र के अंदर बने तो उसे सी माउंट कहते हैं। सी माउंट कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिखिए सी माउंट, हिंदी में भी लिखे सी माउंट, अंग्रेजी में भी लिखे सी माउंट। देखिए, इसी तरह का प्लेट्यू समुद्र के अंदर बने तो उसे क्या बोलते हैं? गियोट। पहले बता, एक दिन और चर्चा किया था मैंने, जब इसी तरह का पठार समुद्र के अंदर बने तो क्या बोलेंगे उसको? सी माउंट। इसी तरह के पहाड़ पर्वत समुद्र के अंदर बने तो सी माउंट, और अगर इसी तरह का पठार समुद्र के अंदर बने तो क्या बोलेंगे? गियोट। क्लियर है? ज्वालामुखी से बना हुआ
वोल्केनो से बना हुआ प्लेट ट्यूब समुद्र के अंदर बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? गियोट। और समुद्र के बाहर बने तो क्या बोलेंगे? सी माउंट, सॉरी ज्वालामुखी पठार बोलेंगे, है ना। और अगर वही पहाड़ समुद्र के अंदर बने तो क्या बोलेंगे? सी माउंट। इसमें कौन सा बड़ा बात बोल रहा हूं? समुद्र के अंदर ज्वालामुखी पठार को क्या बोलेंगे? गियोट। ज्वालामुखी पठार को, वोल्केनिक प्लेट ट्यूब को गियोट बोलेंगे, और वोल्केनिक माउंटेन को सी माउंट बोलेंगे। हो गया। चलिए जल्दी आते हैं आगे। अब देखिए, ये तो हो गया किसके आधार पर? इरप्शन के आधार पर। अब इरप्शन के टाइम के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भागों में। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इरप्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इरप्शन, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इरप्शन, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इरप्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। लिखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय के आधार पर, ज्वालामुखी उद्गार के समय के आधार पर, ज्वालामुखी उद्गार के समय के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटते हैं? समय के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। ज्वालामुखी उद्गार के समय के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। देखिए, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, पहला लिखो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, नाम सुना है ना? सक्रिय ज्वालामुखी, पहला लिखिए एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा लिखिए सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा लिखिए सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। अंग्रेजी में बोलते हैं डोरमेंट। क्या बोलते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डोरमेंट। और तीसरा लिखिए मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो हो गया। अब इसका क्या परिभाषा हो सकता है? देखिए, जहां से लावा राख धुआं, भाई जहां से लावा राख धुआं लगातार निकल रहा है उसे क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। जहां से लावा निकल तो नहीं रहा है पर भविष्य में संभावना है कि निकलेगा, उसे क्या बोलेंगे? सुसुप्त ज्वालामुखी, नाम से भी लग रहा है। और तीसरा मृत ज्वालामुखी, जहां से लावा निकलने की कोई संभावना नहीं हो। लेकिन क्या कहें, एक ज्वालामुखी है इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास एक ज्वालामुखी है जहां 1883 में एक आइलैंड था, एक आइलैंड था जिसका नाम था कराकेटवा आइलैंड। क्या नाम था? कराकेटवा आइलैंड। आजकल किसी को भी आप शांत नहीं मान सकते। कौन कब एक्टिव हो जाए कोई नहीं जानता। क्यों भाई? कोई ऐसा है कि जिस पर भरोसा कर सके एक्टिव नहीं हो सकता? अब यहां रहना ठीक है। महाराष्ट्र में कोयना दुनिया के सबसे कठोर स्थान माना जाता था। यहां कोई भूकंप नहीं आएगा कभी। वहां इतना बड़ा भूकंप आया कि 60,000 लोग मरे। जिसको सबसे सुरक्षित घोषित किया गया वही सबसे बड़ा भूकंप आया। और ये जो कराकेटवा आइलैंड था, कराकेटवा द्वीप था, कहीं कहीं कराकातोआ लिखा रहता है, इस पर 50,000 लोग रहते थे। 50,000 लोग रहते थे। 1883 में 12 बजे रात में पूरा आइलैंड बम की तरह उड़ गया। इस पर लोग रहते थे। इसको मृत घोषित कर दिया गया था कि अब यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा। इस पर लोग रहते थे। पूरा आइलैंड बम की तरह उड़ गया। इतना भयानक विस्फोट हुआ कि 3 साल तक धुआं उड़ता रहा आसमान में। 3 साल तक उसका लाइट ऑस्ट्रेलिया तक देखा गया, इंडोनेशिया का लाइट, और कलकत्ता तक उसका आवाज सुना गया। इतना भयानक विस्फोट था। इंसानों का स्थिति क्या हुआ होगा? तत्काल 36,000 लोग मरे, तत्काल 36,000 लोग मरे। धीरे धीरे करके 50,000 मर गए। तो ये स्थिति थी। ये किसी को आप नहीं कह सकते कि ये एक्टिव है, कौन डोरमेंट है, नहीं कह सकते आप। कोई भी कभी भी एक्टिव हो सकता है। परमानेंट एक्टिव या डेड ऐसा कहीं घोषित आप नहीं कर सकते। प्रकृति के बारे में हम कहाँ पूरा जानते हैं। अभी हाल ही में मलेशिया का हवाई जहाज था, वो गायब हो गया। 4-5 साल पहले मलेशिया का प्लेन गायब हुआ। एक आदमी का उसमें एक टुकड़ा नहीं मिला प्लेन का। पूरा समुद्र में गोताखोर लग गए, पूरा सेटेलाइट लगा दिया गया, कहीं कुछ नहीं मिला। पूरे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर ढूंढ लिया गया, कहीं प्लेन नहीं मिला। अंत में 3 साल बाद सरकार, वहां की सरकार ने घोषणा कर दिया कि सभी लोग मर चुके हैं, पर आदमी नहीं मिला कोई, न प्लेन का कोई टुकड़ा मिला। आखिर वो गया कहाँ? तभी तक हम चांद पे चले जाएं, मंगल पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, हम धरती के बारे में भी पूरा नहीं जानते। नहीं, अगर आतंकवादी उसको ले गया होता तो जरूर कुछ डिमांड रखता। किडनी निकालने तो ले नहीं गया होगा।
किडनी बेचेंगे धीरे धीरे। चलिए जो भी हो, तो पता चल जाता, अगर कोई ले जाता तो पता चल जाता, वो धरती निकल गया उसको। बारामूडा ट्रायंगल के रहस्य किसी को पता है? कभी वहां से जहाज गायब हो जाता, कभी जहाज नहीं गायब होता। कंप्लीट अगर सारे जहाज वहां से गायब हो जाते पहुंचते हैं, तब मानते कि रहस्य का पता चल गया भाई वहां कुछ ऐसा है। लेकिन कुछ जहाज गायब हो गया, कुछ जहाज नहीं गायब हुआ, और कुछ गायब होकर भी बाहर निकल गया। कुछ चीजों का रहस्य भी वैज्ञानिकों को पता। हम धरती के बारे में भी, एक विद्वान ने कहा कि हम 10% भी अपने धरती के बारे में नहीं जानते, है ना। चांद पे आशियाना ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए कोई दिक्कत नहीं, पर धरती के बारे में भी पता लगाइए। चलिए जाने दीजिए, हम लोग यहाँ आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। परिभाषा क्या हुआ? जहां से लावा लगातार निकल रहा है उसे सक्रिय ज्वालामुखी। जहां से लावा वर्तमान में बंद है निकलना, लेकिन भविष्य में निकल सकता है, संभावना है, उसे क्या बोलेंगे? सुसुप्त ज्वालामुखी। और जहां से लावा निकलने की कोई संभावना, ऐसा नहीं कर सकते पर बोल दे रहे, कोई संभावना ना हो, उसे क्या बोलेंगे? मृत ज्वालामुखी। चलिए समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी के। लेकिन एग्जाम्पल क्यों ऐसे लिख लीजिए, दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ऐसे एक लाइन लिखिए, दुनिया में 500 से अधिक, 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया में 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखिए, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, इक्वेडोर। मोनालू और मोनाकी, मोनालू और मोनाकी हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। मोनालू और मोनाकी हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। उसके बाद लिखिए, एक और है यहां पर, किलायू, किलायू, ये भी हवाई द्वीप पर ही है। किलायू भी कहाँ है? हवाई द्वीप पर ही है, हाल ही में सक्रिय हुआ है, ये करंट अफेयर में भी है। अगला लिखिए, हाँ अगला लिखिए, समेरू, मेरापी और टुकोनो। समेरू, मेरापी और टोकुनो। टोकुनो नाम है भाई, अंग्रेजी में भी सेम होगा। ये तीनों के तीनों इंडोनेशिया में। कहाँ है भैया? इंडोनेशिया। ये तीनों ज्वालामुखी सब सक्रिय ज्वालामुखी के नाम है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, मिलाने कहाँ पर कौन ज्वालामुखी है ये पूछा जा सकता है। सुमेरु, मेरापी और टोकुनो, ये कहाँ है भैया? इंडोनेशिया में। इसके बाद लिखिए, एटना। एटना इटली में नहीं है, सिसिली में है। सिसिली पर है, लिखिए तत्काल लिखिए ना, अब सिसिली, इटली में ही सिसिली है, ठीक है, इटली के कब्जा में सिसिली है, ठीक है। इटली, एटना कहाँ है भैया? सिसिली। अगर ऑप्शन में सिसिली रहे तो इटली नहीं लगाना है, क्या लगाना है? सिसिली लगाना है। देखिए अगला लिखिए, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के नाम है। देखिए बीपीएससी के लिए यही सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है कौन सी ज्वालामुखी कहाँ है। स्ट्राम्बोली कहाँ है जी? कौन सी जगह पे? भूमध्य सागर में किस स्थान पे है बताओ? लिपारी द्वीप, लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर, लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर है। मेडिटेरियन सी, लिपारी आइलैंड, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में, जल्दी जल्दी लिख ले, लिपारी द्वीप पर है। लिख लिया? भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है, उसी में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। देखिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। देखिए इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से कौन जाना जाता है? स्ट्राम्बोली। अगला लिखिए बैरन। अगला लिखिए बैरन।
बैरन भारत, अंडमान निकोबार, अंडमान लिख लीजिए, भारत, भारत के कहाँ, अंडमान में, भारत के अंडमान में। बैरन, इस सब एक्टिव बोल कहनो लिख रहा हूँ, अभी डोरमेंट और डेड नहीं लिख रहा हूँ, एक्टिव बोल कहनो है, भारत के अंडमान में। अगला लिखिए ओजेस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना, सलाडो अर्जेंटीना, कहाँ है भैया, अर्जेंटीना में। माउंट एरिबस, माउंट एरिबस, माउंट एरिबस कहाँ है भैया, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में। अब लिखिए सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल। माउंट एरेबस ये कहाँ है, अंटार्कटिका में। मुझे लगता है कि एक्टिव वोल्केनो से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब लिखिए सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल। सुसुप्त ज्वालामुखी लिखिए विसुवियस, विसुवियस इटली, कहाँ है भैया, विसुवियस कहाँ है, इटली में। ये सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल बता रहे हैं, विसुवियस। दूसरा लिखिए फ्यूजियामा, दूसरा लिखिए फ्यूजियामा, जानते होंगे आप, कहाँ है भैया, जापान। उसके बाद लिखिए, अभी एग्जाम्पल बताया हूँ, कराकाटोआ, कराकाटोआ या कराकेटवा एक ही बात है। जो कराकेटवा क्या बताया, 3 साल तक धुआं उठता रहा था, इतना भयानक विस्फोट कि लाइट कहाँ तक देखा गया, ऑस्ट्रेलिया तक, और आवाज कहाँ तक सुना गया, कलकत्ता तक। इतना भयानक विस्फोट था। आदमी का स्थिति क्या हुआ होगा सोच सकते हैं आप। अंतिम संस्कार एक साथ हुआ होगा, मौत के साथ ही पूरा जल भी गया होगा आदमी, नहीं। कराकाटोआ, उसके बाद लिखिए 3 हो गया, इसके बाद विसुवियस, फ्यूजियामा, कराकाटोआ हो गया, 3 काफी है। अब लिखिए डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल, मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल। नारकोंड, इसे भारत का नारकोंडम भी इसमें आ जाएगा, नारकोंडम, नारकोंडम ये भी अंडमान में है। बैरन एक्टिव है लेकिन नारकोंडम सुसुप्त है। बैरन क्या है जी, पूछा जी भारत में ज्वालामुखी जो 2 है, बैरन और नारकोंडम, उसमें बैरन क्या है, एक्टिव है, और नारकोंडम क्या है, सुसुप्त है। हो गया। अब नारकोंडम में होता है, अभी ना हुए कैसे होगा, सुसुप्त हुआ तो होगा ही। अरे अब ये आंकड़ा ढूंढते रहिए कि इन सब में कितने साल पहले हुआ, ठीक है। तो फ्यूजियामा जापान, कराकाटोआ, अब सारे ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी में डेट याद करिए कितने सारी। तो 1883 में हुआ था। कराकाटोआ कब हुआ था, 1883 में। सबका डेट मुझे लगता है उतना जरूरत नहीं है, डेट याद करना कितने साल पहले इसमें हुआ, कितने साल पहले इसमें हुआ, अभी से कितने साल पहले इसमें हुआ, ठीक है। अब लिखिए मृत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल, जल्दी से मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल लिखिए, जगह याद रखिएगा। मृत ज्वालामुखी एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। एकांकागुआ, 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 मृत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल लिखिए। अब डेड वोल्केनो का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। एकांकागुआ अर्जेंटीना, एकांकागुआ कहाँ है जी, अर्जेंटीना, एकांकागुआ अर्जेंटीना। अगला लिखो चिम्बेराजो, ये सब ज्वालामुखी के नाम है भाई। चिम्बेराजो इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी, और इक्वेडोर की राजधानी क्विटो, वेरी गुड। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो, क्विटो है ना। इक्वेडोर में एक और ज्वालामुखी लिखवाया हूं, कौन, कोटोपैक्सी। एक और लिखवाया कोटोपैक्सी। ध्यान दीजिए बात को, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी एक्टिव है, लेकिन जो इसका चिम्बेराजो है वो क्या है, डेड है। चिम्बेराजो क्या है, डेड है। समझ में आ रहा है बात। तो चिम्बेराजो मृत है। एकांकागुआ, चिम्बेराजो इक्वेडोर का। हाँ, इसके बाद किलीमंजारो, किलीमंजारो तंजानिया, कहाँ है भैया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, किलीमंजारो। इसके अलावा माउंट पोपा, माउंट
पोपा कहाँ है, कहाँ है, म्यांमार, म्यांमार। माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम क्या था, वर्मा। उसके बाद माउंट कोह सुल्तान, माउंट कोह सुल्तान कहाँ है भाई, ईरान। माउंट कोह सुल्तान ईरान, माउंट कोह सुल्तान ईरान। इसके बाद लिखिए देवबंद, देवबंद ये भी ईरान, ईरान। हो गया, कितना हो गया टोटल ज्वालामुखी, कितना लिखवा दिए टोटल, एक्टिव से लेकर डोरमेंट से लेकर डेड तक कितना लिखवा दिए, बहुत है। इतना याद कर लीजिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी लिखिए एकांकागुआ। अरे भाई डेड, डोरमेंट, एक्टिव तीनों को मिला लेंगे तो सबसे ऊंची कौन है, एकांकागुआ। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी केवल एक्टिव नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची एक्टिव बोल के तो अलग होगा आंसर, है ना। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पूछा जाए, हाईएस्ट वोल्केनो इन वर्ल्ड, एकांकागुआ। दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी एकांकागुआ, लिख लीजिए हाईएस्ट वोल्केनो इन वर्ल्ड एकांकागुआ। कहाँ है, किस पहाड़ में है, एंडीज पर्वत में है। लिखिए एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंडीज माउंटेन। एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंडीज माउंटेन। लिखिए एकांकागुआ एंडीज पर्वत की तथा पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की तथा पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की तथा पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब बताओ अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बोलोगे, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बोलोगे, एकांकागुआ ही होगा। क्यों भाई, एकांकागुआ। अच्छा एंडीज पर्वत का नाम आया है, एंडीज का नाम आया है तो जान जाइए एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7000 किलोमीटर लंबी है। हाँ एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, अब आइए दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पूछे, ज्वालामुखी नहीं सक्रिय लगा दे, केवल सक्रिय वाला में सबसे ऊंचा, तब आंसर होगा कोटोपैक्सी। दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड, दुनिया की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड। तो लिखिए कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। तो आंसर क्या होगा, कोटोपैक्सी। इसको आप लोग जनरली याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आइए देखिए। हाँ कोटोपैक्सी लिखा तो कोटोपैक्सी पहले। अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए, पूरे दुनिया किस पर भैया, प्लेट्स के ऊपर है, एक दिन चर्चा किए थे। पूरे दुनिया क्या है भैया, प्लेट्स के ऊपर है। एक चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। पूरे दुनिया किस पर है भैया, प्लेट के ऊपर है। आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, एक चैप्टर पढ़ाया था, उससे क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप जो मैंने पढ़ाया, क्रस्ट मेंटल कोर वाला चैप्टर, भूकंप वाला चैप्टर, उससे प्रश्न आपने बनाया घर पे जाकर, पी वेव, एस वेव, एल वेव, थे ना आप लोग क्लास में, तो उससे प्रश्न लगाए तो बनता है प्रश्न उससे। जो आप यूपीएससी, मैं बीपीएससी को वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, कभी नहीं दिया वैल्यू, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा हमेशा प्री निकला, इसलिए नहीं बोल रहा। बीपीएससी की वैल्यू इसलिए नहीं देता कि प्री में उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। भारत की पहली, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आरा से कौन सत्तावन क्रांति का नेतृत्व किया, करो मरो का नारा किसने दिया, चपरासी वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आता है। कुछ प्रश्न टफ तो हर परीक्षा में होता है, ग्रुप डी भी दोगे तो कुछ प्रश्न वहां भी टफ मिल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड पीटी नहीं होता। बीपीएससी का प्री कभी स्टैंडर्ड नहीं होता, मेंस स्टैंडर्ड होता है। मेंस का क्वेश्चन उसका रियल में स्टैंडर्ड होता है बीपीएससी का, लेकिन प्री कभी भी बीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं होता, उसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं मानेंगे। हाँ 15, 20, 25 टफ है तो है, बाकी 100 से ऊपर क्वेश्चन आसान होता है। ऐसा पेपर प्रीवियस लगाए होंगे तो आपको लगा होगा कि कुछ इस तरह के जनरल क्वेश्चन पूछता है वहाँ, लेकिन यूपीएससी का पेपर लगाइए,
और उसमें आप देखिए कि कितने क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप से आया है, और देखिए कि उसमें क्या पूछा गया है। तो मुझे विश्वास है कि सीडीएस, सीपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट और आईएएस में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, ईएस में जितने भी प्रश्न पूछा गया यूपीएससी के थ्रू, वो प्रश्न उस प्रश्न पेपर से बनना चाहिए, है ना। तो उस दिन बताया था आप लोगों को कि होम्स महोदय ने पूरे धरती को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन, उसका नाम क्या बताया था, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम 2 दिन बाद ही भूला जाते हैं आप लोग। स्वेस ने बांटा था 3 भागों में, कौन कौन, सियाल, सीमा, नीफे। और होम्स ने बांटा 2 भागों में, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। उन्होंने कहा कि क्रस्ट कठोर होता है, सॉलिड होता है, और जो सबस्ट्रेटम है वो लिक्विड होता है, और क्रस्ट जो है सबस्ट्रेटम पे तैर रहा है। होम्स महोदय ने क्या बताया कि धरती का जो ऊपरी हिस्सा है उसको क्रस्ट बोलते हैं, वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, तभी तो टिके हुए हैं। पानी होता टिक पाते क्या, सब लोग डुबकी लगा रहे होते। ऊपरी भाग क्या है, सॉलिड है। और निचला भाग जो है वो सबस्ट्रेटम है जो लिक्विड है, और ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से पर क्या कर रहा है, तैर रहा है ना। ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से पर तैर रहा है। बाद में जो ऊपरी ठोस हिस्सा, सॉलिड हिस्सा जो तैर रहा है नीचे के सबस्ट्रेटम पर, उसी को बाद में एक विद्वान है हैरी हैस, अमेरिका के एक विद्वान थे हैरी हैस। उन्होंने कहा कि वो प्लेट है, ये जो ऊपर में जमीन तैर रहा है, जो क्रस्ट ऊपर में तैर रहा है, वो तैरने वाला क्रस्ट एक में शामिल नहीं है, बल्कि वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा, होम्स महोदय ने क्या बताया कि ऊपर का सॉलिड हिस्सा नीचे के लावा पर तैर रहा है। लेकिन बाद में हैरी हैस ने क्या कहा कि जो तैर रहा है ना सॉलिड पार्ट, वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। उस टुकड़ों में बटा हुआ सॉलिड पार्ट को उन्होंने क्या बोला, प्लेट। टुकड़ों में बटा हुआ ऊपर की जमीन का जो टूटा हुआ पार्ट है उसको उन्होंने क्या कहा, प्लेट। और कहा कि दुनिया में 6 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। प्लेट इसी को, प्लेट जो एक्टिविटी करते हैं, प्लेट जो कार्य करते हैं, उसी को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, प्लेट टेक्टोनिक। हैरी हैस ने एक सिद्धांत दिया था, हैरी हैस ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। उनका कहना था कि सागर फैल रहा है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब लगातार फैल रहे हैं। इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। इसी को प्रूफ करने के लिए हैरी हैस ने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन प्लेट को बांटने का काम किसने किया, 2 अलग विद्वान थे, बताए थे उस दिन हम, मॉर्गन और उलरिज। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हैस। सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हैस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया, हैरी हैस। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। लेकिन प्लेट के पार्ट, प्लेट को कई पार्ट में बांटा गया, ये बांटने का काम किसने किया, मॉर्गन महोदय और उलरिज महोदय। उन्होंने कहा कि कई सारे प्लेट हैं जिसमें 6 बड़े प्लेट हैं, 6 मेजर प्लेट्स हैं, और 20 छोटे प्लेट्स हैं। जापान प्लेट, इंडोनेशिया प्लेट, नजपा गलापागोस प्लेट, कई प्लेट, ऐसे 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं। अब बड़े प्लेट कितने हैं, 6। उनमें सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत महासागर का प्लेट। आप जानते हैं पूरे प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब पूरे धरती का 1/3 भाग में अकेले कौन है, पूरे धरती, इसमें जमीन को भी शामिल कर लो, समुद्र को भी शामिल करो, और टोटल को मिला लो तो 1/3 पे क्या है, अकेले प्रशांत महासागर है 33%। और उसी का आधा भाग पे कौन है, अटलांटिक महासागर। अगर प्रशांत महासागर 1/3 पे है तो अटलांटिक 1/6 पे होगा। अरे 1 उसका आधा होगा मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 पे होगा, यानी कितना हो जाएगा, 12%, 12.5% के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5, गणित थोड़ा कमजोर है मेरा, 16.5%, 16.5% के आसपास कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, या 1/6 पार्ट पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, प्रशांत महासागर का प्लेट। और सबसे भारी प्लेट और सबसे डेंस प्लेट भी वही है। तो प्रशांत महासागर एक अलग प्लेट पे है, उनका परिवार अलग है, अलग प्लेट में खाना खाएंगे। उसके बाद अमेरिका का प्लेट अलग प्लेट है, अमेरिका का प्लेट अलग प्लेट है। कुछ विद्वान उत्तर अमेरिका के प्लेट को अलग मानते हैं, और कुछ विद्वान दक्षिण अमेरिका प्लेट को अलग मानते हैं, और कुछ विद्वान कहते नहीं, अमेरिकन प्लेट एक ही है, अमेरिकन प्लेट एक ही है, उत्तर अमेरिका का अलग नहीं है, दक्षिण अमेरिका का अलग नहीं है, वो एक ही प्लेट है। तो उसका नाम दे दिया अमेरिकन प्लेट। क्या नाम दे दिया, अमेरिकन प्लेट। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों उसमें शामिल है। लेकिन उस प्लेट में कुछ हिस्सा प्रशांत महासागर का भी आएगा और कुछ हिस्सा अटलांटिक महासागर। कुछ क्या, अटलांटिक महासागर का आधा भाग, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, तो अटलांटिक महासागर का जो पश्चिम वाला हिस्सा है किसमें आएगा, अमेरिकन प्लेट में आएगा। अटलांटिक महासागर का अलग से कोई प्लेट नहीं है, अटलांटिक महासागर के नाम से कोई अलग से प्लेट नहीं है। अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा अमेरिकन प्लेट में आ जाएगा और आधा हिस्सा आ जाएगा अफ्रीकन प्लेट में और यूरेशियन प्लेट में। किस में आ जाएगा, यूरेशियन प्लेट में। तो भैया
सबसे बड़ा प्लेट कौन हो गया? प्रशांत महासागर का प्लेट। पूरे धरती के कितने भाग पे? 1/3। सबसे ज्यादा डेंस भारी प्रशांत महासागर का प्लेट। दूसरा प्लेट है अमेरिकन प्लेट, जिसमें उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साथ में आधा अटलांटिक महासागर भी आ जाएगा। उसके बाद आएगा यूरेशिया प्लेट। क्या आएगा भैया? यूरेशिया प्लेट, उसमें अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा आ जाएगा। चौथा कौन सा प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट, जिसमें आधा अटलांटिक महासागर आ जाएगा। उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जिसमें इंडिया, हिंद महासागर पूरा, इंडिया, हिंद महासागर पूरा और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्लियर? कितने हो गए? 5। और छठा हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका जो महादेश है, क्या होगा भाई? जहां पर एरिबस, माउंट एरिबस बताया ज्वालामुखी है, वो अंटार्कटिका प्लेट अलग है। तो कितने प्लेट हो गए? 6 हो गए। कौन कौन? प्रशांत महासागर का प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन मतलब कौन? यूरोप पूरा, और रूस का पूरा हिस्सा जो आता है साइबेरिया वाला, पूरा साइबेरिया और पूरा यूरोप, पूरा मिडिल एशिया भी आएगा। मिडिल एशिया मतलब कल बताया था, जितने भी तान हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर जितने तान हैं और एक जान, वो क्या होगा भैया? मिडिल एशिया। तो पूरा मध्य एशिया, पूरा साइबेरिया, पूरा यूरोप किसमें आ जाएगा? यूरेशिया प्लेट में। और नेपाल से आइएगा, तिब्बत से आइएगा नीचे की ओर, तो आएगा इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में। इंडिया, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा किसमें आ जाएगा? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट में। कितने हो गए? 5। और छठा हो गया अंटार्कटिका प्लेट। ये सारे प्लेट्स नीचे के सबस्ट्रेटम में, नीचे के लावा पर क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। और 2 आदमी को आंख बांध के लाभ फेंक दीजिए पानी में, दिखाई ना दे, ऐसा बांधिए, और तैरने वाला, डूबने वाला ना हो, तो क्या होगा? आदमी क्या करेगा? या तो आप सामने सामने क्या करेगा? टकराएगा, या दूर जाएगा एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे पर रगड़ करेगा, रगड़ाते हुए निकल जाएगा। यही 3 काम करेगा ना जी। अब देखिए, जब प्लेट टकराएगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो गैप खत्म हो जाएगा। अरे प्लेट एक दूसरे के नजदीक आए तो गैप क्या हो जाएगा? खत्म। तो लावा निकलेगा क्या? बहुत कम चांस है निकलेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है, मैं बताया था उस दिन, लावा निकल जाता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं नहीं निकलता, अंदर ही फंस कर रह जाता है। लेकिन इसमें बहुत कम चांस है लावा निकलने का। लेकिन यहाँ 2 प्लेट्स दूर जा रहे एक दूसरे के, जिस लावा पे तैर रहे थे, जिस गर्म भाग पे तैर रहे थे, वहां से दूर गए तो नीचे से क्या मिल गया? गैप। तो लावा बाहर निकलेगा। यानी ज्वालामुखी उद्गार की ज्यादा संभावना किस प्लेट में है? सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले सेक्शन में ज्वालामुखी उद्गार की ज्यादा संभावना है। थर्ड वाले सेक्शन में भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। सबसे कम चांस यहीं पर है ज्वालामुखी उद्गार के। लेकिन तीनों प्रकार के प्लेट का जो एक्टिविटी है, यही 3 काम होगा। 2 आदमी को आंख बांध के तालाब में फेंकेंगे तो क्या होगा? जब सामने से टकराएगा, या रगड़ते निकल जाएगा, या फिर दूर जाएगा। तो प्लेट जब टकराएगा, दूर जाएगा, रगड़ करेगा, यही 3 कंडीशन बन रहा है। तो जब टकराएगा तो क्या होगा? दूर जाएगा तो क्या होगा? और रगड़ करेगा तो क्या होगा? जब दूर जाएगा, टकराएगा, रगड़ करेगा, तो तीनों में तो प्लेट मूवमेंट में आ रहा है ना जी। और तीनों कंडीशन में प्लेट किस में आ रहा है? मूवमेंट में। तो इसका मतलब तीनों में भूकंप आना चाहिए। भूकंप तो तीनों ही कंडीशन में आना चाहिए। लावा की बात छोड़ दो, ये तीनों, टकराएगा भी तो भूकंप आएगा, दूर हो जाएगा तो भूकंप आएगा, रगड़ करके निकलेगा तब भी भूकंप आएगा। एंड तीनों कंडीशन में भूकंप आएगा। और उसने बताया था, जब प्लेट टकराते हैं तो उसको विनाशकारी किनारा कहते हैं। विनाशकारी किनारा कहते हैं। बताया था आप लोग क्यों कहते हैं? बताया था ना। वैसे भी टकराने से क्या होता है? विनाश होता है। दूर रहने से विनाश नहीं होता है। टकराइएगा तो नुकसान होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और जब दूर जाएंगे तो उसको बोलते हैं रचनात्मक किनारा, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव लेयर। डिस्ट्रक्टिव लेयर, रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा। और तीसरा बोलेंगे हम लोग संरक्षी किनारा, संरक्षी किनारा, संरक्षी किनारा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है ज्वालामुखी में? बीच वाला। ज्वालामुखी उद्गार के लिए कौन सा पढ़ना है हमको? बीच वाला पढ़ना है, क्योंकि इसी में वोल्केनिक इरप्शन होगा। तो भैया संरक्षी किनारा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव लेयर, कंस्ट्रक्टिव लेयर। इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव लेयर, कंजर्वेटिव लेयर। एक और नाम बताएंगे तीनों का, दूसरा नाम भी बताएंगे। परीक्षा में कभी कभी आ जाता है, यूपीएससी में खासकर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पीटी में भी। विनाशकारी किनारा डिस्ट्रक्टिव लेयर, रचनात्मक किनारा कंस्ट्रक्टिव लेयर, कंस्ट्रक्शन में रचना होता है, और संरक्षी किनारा डिस्ट्रक्टिव लेयर, सॉरी कंजर्वेटिव लेयर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, कोई चीज दूर जाता है तो उसको कॉन्केव बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं।
दूर जाने को कॉनकेव और नजदीक आने को कॉन्वेक्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेयर, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेयर, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तल किनारा, अवतल किनारा भी बोलते हैं। एक नया नाम बताया आप लोगों को, कॉनकेव नहीं लग रहा, बोलने से भी लग रहा है। कॉनकेव बाहर जाना, कॉन्वेक्स अंदर आना। रटो ऐसे नहीं, कुछ समझने की कोशिश करो। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। क्यों? जब अंदर को टकराएगा तो क्या होगा? कॉन्वेक्स। दूर जाएगा तो कॉनकेव। तो लिख लो इसको, कॉन्वेक्स, उत्तल किनारा। विनाशकारी किनारा का दूसरा नाम उत्तल। अवतल ऐसे भी बड़ा लग रहा है, हिंदी में भी समझना हो तो कैसे समझोगे? अवतल थोड़ा फैला हुआ है, उत्तल अंदर की ओर उत्तल किनारा, इसको बोलेंगे उत्तल किनारा, इसको बोलेंगे अवतल किनारा, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, संरक्षित किनारा ही बोलते रहेंगे। यानी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेयर, कॉनकेव लेयर। हो जाएगा? समझ गए? ये वाला उस दिन समझाया था मैंने, है ना? तो जब दो प्लेट्स टकराते हैं एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बना लो जल्दी से। हो गया? सबका हो गया भाई? हाँ, कोट्रोपैक्सी चिम्बेराजो, ये भी कोट्रोपैक्सी चिम्बेराजो, ओजोस डेल सलाडो, एकांका गुआ, ये सब। चलिए, हो गया सबको? अब देखिए, दो प्लेट्स टकराएंगे, ये कंडीशन हम प्लेट टेक्टोनिक स्पेशली भी कुछ पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। लेकिन दो प्लेट दूर जाएंगे, दो प्लेट्स दूर जाएंगे या दो प्लेट्स टकराएंगे। अच्छा, टकराने की बात थोड़ी सी कर लूँ तब दूर जाने वाली बात करेंगे। मान लीजिए कि प्रशांत महासागर का प्लेट है, अभी बोला ना सबसे भारी प्लेट कौन है, और ये मान लीजिए कि अमेरिका का प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, इसका वजन 3 है। मान लेते हैं कि इसका वजन कितना है? क्या जी, नींद आ रहा है क्या? काहे नींद आ रही? इतना बढ़िया चीज चल रहा है और उसमें भी नींद आ रहा है। क्यों? पूरा दुनिया घुमा रहे हैं और नींद आ रहा है, कैसे होगा? लीजिए, थोड़ा सा जल बचा, नहीं बचा है, लेते आओ, पी लो। नींद आए तो एक गिलास पानी पी लीजिए। और सोना जरूरी है तब पानी बिल्कुल मत पीजिए। पानी पी लिए तो फिर नींद नहीं आएगा। अलग है, नहीं, जगना जरूरी है तब खूब पानी पीजिए। आंख में पानी झोंकिएगा ना जगने के लिए तो आओ नींद आता है, मन एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, खूब सोने का मन करता है। कभी कभी मैं सुबह में जब लड़का पढ़ता है उसको मैं सलाह देता हूँ कि सुबह पढ़ना हो अगर 4-5 बजे 6 बजे उठ के, तो एक काम करो कि ब्रश कर लो, ब्रश तक रहने दो, स्नान मत करो। स्नान करने के बाद एकदम पढ़ तो लोगे जबरदस्ती, लेकिन थोड़ा नींद तो आता है। अब बिना स्नान के जितना देर खींच सकते हो खींच दो। स्नान कर लिए तो एक बार तुमको थोड़ा झपकी तो आएगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा हाँ दिमाग मन फ्रेश हो जाता, लग रहा है एकदम सो लें। तो वैसे में अगर हो गया कभी तो सो ही लीजिए, न तो फिर पढ़ाई होता है न तो सो ही पाते हैं, दोनों काम नहीं हो पाएगा ना। चलिए, तो देखो भाई, एक टक्कर का नियम है, टक्कर का नियम है। टक्कर का नियम क्या है कि जब एक भारी चट्टान, एक भारी आदमी हल्का आदमी से टकराए, बहुत तेज दौड़ाइए दोनों को, हल्का को भी और भारी को भी, एकदम अंतिम तेज, खूब तेज स्पीड में, अब बिना बताए टकरवा दीजिए एकाएक, तो क्या होगा? भारी आदमी ऊपर आएगा कि हल्का आदमी? भारी आदमी नीचे चला जाएगा, हल्का उसके ऊपर गिरेगा। भारी अगर गिर गया तो मामला बिगड़ सकता है, हल्का गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी भारी प्लेट नीचे चला जाएगा, भारी प्लेट नीचे चला जाएगा। बताया था उस दिन बताया था कि भारी प्लेट नीचे चला जाएगा, और जहां जाएगा वहां पर उस बेनियोफ ने उसका खोज किया था। एक इंसान थे, हम भी पहले शुरुआत में पढ़ते थे ना, तो बेनियोफ जोन, तो हम समझते थे बेनी का जोन, ऑफ माने प्रीपोजिशन समझ लेते थे शुरुआत में। लेकिन जब खूब डीप अध्ययन किया, और पहले पीटी में भी ऑप्शनल होता था ना, पहले प्री में भी ऑप्शनल होता था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था ज्योग्राफी यूपीएससी में, तो उस समय पढ़ना होता था तो पूरी गहराई से पढ़ा, तो उसमें मिला कि बेनियोफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस जोन के बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेनियोफ जोन। उनका नाम था बेनी ऑफ, अंग्रेजी का नाम इसने रहता है, और इन्होंने खोजा है इस जोन को, इसलिए नाम पड़ गया बेनी ऑफ जोन। यहाँ पर कोई भी चीज़ सॉलिड में नहीं रह सकता, इतना टेम्परेचर है कि यहाँ सब पिघल जाएगा।
और जो चट्टान हल्की थी वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर चढ़ जाएगी। हल्की हल्की जो हल्का था प्लेट, हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन जो प्लेट भारी और नीचे जाएगी तो नीचे जाते हुए उसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड। नीचे जाते उसमें क्या हो जाएगा, फोल्ड। और जब नीचे का प्लेट फोल्ड होगा, जहां से फोल्ड होगा क्या करेगा, ऊपर वो धक्का देगा। जहां से कोई जैसे ऐसे है, ऐसे फोल्ड हुआ तो धक्का दिया ना, जहां से फोल्ड होगा ऊपर के प्लेट में धक्का देगा, जिससे ऊपर के प्लेट में क्या पड़ जाएगा, मोड़। ऊपर के प्लेट में क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। तो इसी से क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत। क्या बनेगा भैया, बलित पर्वत। यानी एंडीज, रॉकी, हिमालय, सबका निर्माण ऐसे ही हुआ है। दुनिया के जितने ऊंचे पर्वत हैं उनका निर्माण सबका प्लेट के टक्कर से ही हुआ है, और टकराने से नहीं बना, बल्कि प्लेट जो नीचे गया उसमें मोड़ पड़ा। समझिएगा नवीन जी, मोड़ पड़ा। अब मोड़ पड़ा तो ऊपर के प्लेट में धक्का देगा, जिससे ऊपर के प्लेट में भी फोल्ड हो जाएगा। वही जो फोल्ड हुआ ना, उसी को क्या बोलते हैं, बलित पर्वत या क्या, फोल्ड माउंटेन। लेकिन ये जो अंदर गया है बेनी ऑफ जोन में, कोई पिघला हुआ पदार्थ में कोई खंभा डालिए तो लावा के जो अंदर का पानी है, लावा है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कोई भरा हुआ बाल्टी में कोई चीज डालिए तो क्या होगा, कुछ पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो भैया लावा में आके पूरा प्लेटें गिर गया है तो क्या होगा, कुछ लावा इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इस फोल्ड में आके फंस जाएगा, फोल्ड में आके फंस जाएगा। या कहीं कहीं ये वाला गैप ज्यादा रह जाता है, ऊपर दोनों प्लेट का गैप ज्यादा रह जाता है, तो कुछ लावा कहीं कहीं बाहर भी निकल जाता है। अभी आपने सुना कोटोपैक्सी, एंडीज पर्वत में एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो क्या है जी, एक्टिव है। अभी सुना ना, एंडीज पर्वत में, उसी देश में, इक्वेडोर में ही, उसी देश में चिम्बेराजो है, वो क्या है भैया, डोरमेंट है। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहा हूं, मतलब उसी देश में एक ज्वालामुखी सुसुप्त है और उसी देश में एक ज्वालामुखी एक्टिव है। जहां पर गैप ज्यादा मिल गया वहां लावा लगातार निकल रहा है, और जहां गैप मिला ही नहीं वहां लावा पहाड़ के अंदर फंस के रह गया। समझ में आ रहा है बात, यानी यहां भी लावा निकल सकता है पर बहुत कम संभावना है। ये दोनों प्लेट के बीच गैप रहेगा तो ना बाहर निकल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। दोनों प्लेट के बीच गैप बढ़ेगा तो लावा निकल जाएगा, गैप नहीं रहेगा तो इसमें फंस जाएगा। हिमालय में कभी लावा का उद्गार हुआ है क्या, हिमालय में कभी लावा का उद्गार नहीं हुआ आज तक। लेकिन हिमालय में जो चट्टान मिलता है, पढ़ाए थे हिमालय, तो उसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। जब हिमालय, ग्रेटर हिमालय पढ़ा रहे थे, काराकोरम पढ़ा रहे थे, तो क्या बोला था, ये बना हुआ है किससे, ग्रेनाइट चट्टान से। तो ग्रेनाइट तो लावा का चट्टान है, जब वहां लावा का उद्गार हुआ नहीं तो हिमालय में कहां से ग्रेनाइट आ गया, यहीं से आ गया। समझ में आ रहा है बात, यानी प्लेट के टक्कर से एक व्याख्या होता है, फोल्ड माउंटेन में लावा कहां से आया, इसकी व्याख्या भी कौन करता है, प्लेट टेक्टोनिक। कौन करता है, प्लेट टेक्टोनिक। और कहीं कहीं फोल्ड माउंटेन में लावा का उद्गार निकलते रहता है, इसका भी व्याख्या कर रहा है। क्लियर है। अब सुनिए, जहां से प्लेट अंदर गया, जहां से प्लेट अंदर गया, ये तो प्रशांत महासागर का प्लेट था, अभी बताया था मैंने। जहां से प्लेट अंदर गया, वैसे महासागर का प्लेट भारी प्लेट होता है। जहां से प्लेट अंदर गया, अंदर गया, जाहिर सी बात है कि कोई भी प्लेट अंदर कहां से जाएगा, किनारे से, सीधे बीच से थोड़ा अंदर जाएगा, किनारे से जाएगा अंदर। अब किनारे से अंदर जाएगा तो सबसे गहरा भाग समुद्र का जो भारी प्लेट है वो अंदर जा रहा है, कहां से, किनारे से, किनारे से। तो उसका सबसे गहरा भाग कहां बन जाएगा, किनारे में। तो महासागर में जितने भी गहरे भाग हैं, नैरो पार्ट है, उसको ट्रेंच कहा जाता है, गर्त। महासागर के गहरे और नैरो पार्ट को क्या बोलते हैं, गर्त। और तो महासागर में जितने भी गर्त हैं वो कहां मिलते हैं, किनारे में कि बीच में, किनारे में मिलेंगे। इसकी भी व्याख्या कौन कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट का टक्कर, उत्तल किनारा, विनाशकारी किनारा ही व्याख्या कर रहा है कि भैया कैसे बनेगा ट्रेंच, ट्रेंच किनारे में क्यों मिलेगा, इसकी भी व्याख्या कौन कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक। समझ में आ रहा है बात। और लावा के चट्टान कहां से आएंगे, लावा के चट्टान फोल्ड माउंटेन में कहां से आएगा, इसकी भी व्याख्या कौन कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक। और इसको विनाशकारी किनारा इसलिए बोल रहे हैं कि प्लेट नीचे जाकर के पिघल जा रहा है, प्लेट नीचे जाकर के पिघल जा रहा है, प्लेट का नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विनाशकारी किनारा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विनाशकारी किनारा। तो ये सब व्याख्या कौन कर रहा है, प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन अगर आप मैप की बात करें, ये थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। देखिए अगर मैप की बात करें तो यहां पर अमेरिका है, यहां पर क्या है भैया, नॉर्थ अमेरिका। यहां पर मान लीजिए साउथ अमेरिका है, मान लीजिए साउथ अमेरिका है, और ये इधर है, इधर जापान है, मान लीजिए इधर चीन है, यहां पर जापान है मान लो, ठीक है। ये चीन हो गया, ये इंडिया हो गया, इधर या साइबेरिया हो गया, क्या हो गया भैया, साइबेरिया। इधर हो गया यूरेशियन प्लेट, क्या हो गया भैया,
साइबेरिया की तरफ क्या बताए थे, यूरेशियन प्लेट। इसके नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, पूरा इंडिया, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, पूरा इंडिया, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया। क्या बोले थे, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या बोले थे, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है। इधर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऊपर में यूरेशिया प्लेट, पूरा एशिया यूरोप को मिलाकर यूरेशिया प्लेट, मिडिल एशिया तक। कहां तक आ जाएगा उसमें, मध्य एशिया तक किसमें आएगा, इंडो ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूरेशियन प्लेट में आएगा। और मध्य एशिया के नीचे आओगे पश्चिम एशिया और इंडिया और पूरा, तो क्या आएगा, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अब सुनो, ये जापान है मान लेते हैं, अब ये प्रशांत महासागर है। क्या भैया, और एशिया और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर में खड़ा है, तो बताएं आपको, दाहिना हाथ की तरफ ईस्ट, बायां हाथ की तरफ वेस्ट, बायां हाथ पश्चिम और दाहिना हाथ पूरब। मैप में ही ना होता है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाहिना हाथ पूर्व और बायां हाथ पश्चिम। प्रशांत महासागर में खड़े हैं तब। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जापान तो पूरब में है। अरे तुम्हारे पूरब में ना है जी, जब धरती गोल है तो तुम, अगर मान लो कोई गोल है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक यहाँ खड़ा है, मेरे पूरब में है, तो इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम में तो हो जाएगा। तो आप खड़े हैं प्रशांत महासागर में, इंडिया के पूरब में जापान है। अगर देखें तो इंडिया के पूरब में जापान है, लेकिन प्रशांत महासागर के पश्चिम में जापान है। और सुन लीजिए, प्रशांत महासागर का प्लेट अमेरिकन प्लेट से क्या होता है, हमेशा टकराता है। प्रशांत महासागर का प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकराता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा तो जाहिर सी बात है किसी और प्लेट से दूर जाएगा। अरे ये प्लेट, ये भी एक प्लेट ही है, ये भी क्या है भैया, एक प्लेट है। तो ये जाके यहाँ टकरा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, हम यहाँ खड़े हैं और उस यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो इससे टकराने जा रहे, इससे क्या हो रहा है भाई, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा तो किसी और प्लेट से दूर भी तो होगा। समझ में आ रहा है बात। तो भैया प्रशांत महासागर का प्लेट अमेरिकी प्लेट से टकराता है। टकराने के कारण चूंकि बताया है कि दुनिया की सबसे भारी प्लेट कौन है, प्रशांत महासागर। तो प्लेट कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे बेनियोफ जोन में, और जहां से नीचे जाएगा इसमें क्या आएगा, फोल्ड, जिससे यहाँ पर मोड़ पड़ जाएगा, किनारे में क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। उत्तर अमेरिका में जो मोड़ पड़ा उसको रॉकी बोल दिए, और दक्षिण अमेरिका में जो मोड़ पड़ा उसको एंडीज बोल दिया गया। क्लियर है। यानी प्रशांत महासागर के प्लेट का अमेरिकी प्लेट से टकराने से अमेरिका के पश्चिम में एक पर्वत का निर्माण हुआ, एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। इस फोल्ड माउंटेन को उत्तर अमेरिका में रॉकी, उत्तर अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। क्लियर है। अभी बताया भी, एंडीज पर्वत में कोटोपैक्सी है, चिम्बेराजो है, उसके बाद किलिमंजारो कहाँ है, कोटोपैक्सी है, एंडीज है, सॉरी ओजोस डेल सेलाडो है, एक अंकागुआ है। ठीक है। तो भैया टकराया, तो इससे कहाँ गया, दूर। और जापान के ऊपर एक द्वीप है, सखालीन द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया, सखालीन द्वीप। इसी में है होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू। सुना होगा आप, क्रम से कल लिखवाया था जब टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवा रहे थे, उसमें हम क्रम से लिखवाए नॉर्थ टू साउथ, और सबसे एरिया के हिसाब से भी लिखवाया था। तो सबसे ऊपर कौन है, होकाइडो है। तो भैया सखालीन, जापान, इधर फिलीपींस, इधर इंडोनेशिया, तो ये पूरे क्षेत्र में। अब भैया ये प्लेट इससे दूर जाएगा। अभी क्या बोला, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाए, अच्छा कोई बात नहीं, आइए, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए, तभी क्या बोला हूं, अंदर के अलावा, अंदर के अलावा बाहर निकलेगा। पूरे क्षेत्र में लावा बाहर फैलेगा, नहीं निकलेगा बाहर। तो पूरा क्षेत्र में आग निकलता रहेगा पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अग्नि मेखला, प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर। अब रखना पड़ेगा, परीक्षा में भुला भी गया कि पश्चिम में कि पूरब में, तो टकराइएगा अमेरिका से तो इधर ही होगा। अब हो जाएगा, टकरा के देख लीजिए किधर टकरा रहा है। जिधर टकराएगा उधर तो होगा नहीं, जिधर नहीं टकरा रहे उधर होगा। तो भैया इस क्या होगा, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। कहां से कहां तक, सखालीन द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक। ये भी लिखना जरूरी है, तो लिख लीजिए आप लोग, प्रशांत महासागर का अग्नि मेखला। इस फोटो को भी बना सकते हैं आप, इस चित्र को मोटा मोटी बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए। चित्र दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, बना देते हैं साफ। ये प्लेट है, प्रशांत महासागर का प्लेट है, और यहाँ पर जापान है, यहाँ सखालीन है, ये जापान है, इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इधर फिलीपींस है, फिलीपींस है। ये पूरे क्षेत्र में क्या मिलता है, रिंग ऑफ फायर। ये किसका चित्र है भैया, रिंग ऑफ फायर।
बना लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया था। आज आपकी पहली क्लास है? पहले भी क्लास शायद लिए हैं आप कहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, वोल्केनो चल रहा है इस क्लास में, ज्वालामुखी। एक लाइन लिखवा रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, जीके में काम आ जाएगा। लिखिए, लिख लीजिए। अच्छा, इसको बनाइए, पहले इसको बना लीजिए, बना सकते हैं तो इधर ही बैठ जाइए, इधर में जगह खाली है, तो किसी के साथ बैठ जाइए उधर पीछे। कोई बात उतना सजा के बनाने की जरूरत नहीं है, बन जाना चाहिए। चीन न लगे तब भी जबरदस्ती वहां चीन लिख दीजिए कि हाँ चीन है ना। ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, ये जापान है, ये सखालीन है। अग्नि मेखला कहाँ शुरू होता है संतोष जी? सखालीन द्वीप से। कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? इंडोनेशिया। बोलिए, जानते हैं क्या होता है? जब आप रट लेते हैं ना तो परफेक्ट कब याद होगा? जब उसे आप लिख लें या बोल लें। किसी भी चीज को यदि आप पढ़ने के बाद लिख लेते हैं और बोल लेते हैं तो आपके लिए हमेशा वो, हमेशा के लिए आपका हो जाता है वो, है ना जी। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद उसको बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोल पाते तो कम से कम अपने मन से उसको लिख लीजिए। जितना आज पढ़े हमको याद हो गया, हम लिख देंगे। लिखना थोड़ा टफ इसलिए कि टाइम लगेगा, तो बोलिए दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बोलना जरूरी है। आईना के सामने बोल लीजिए, कोई नहीं मिलता बोलने के लिए तो आईना के सामने बोल के निकाल लीजिए। हो गया? दोनों प्लेट की एक्टिविटी समझ गए आप लोग? प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया थ्योरी? हैरी हेस। अब प्लेटों को बांटा किसने? मॉर्गन और उलरिज महोदय। कितने भागों में? बड़े प्लेट कितने? छोटे प्लेट कितने? 20। छोटा प्लेट याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े प्लेट का नाम ना हो तो लिख लीजिए लाइन से, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देर आर, अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ। अच्छा, इसको बना रहे कुछ लोग, रुक जाओ। लाइन लिख लो, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महास। अच्छा, अभी फोटो में ही लगे हैं क्या? हाँ बोलना है। अच्छा अच्छा, वो भी है, हाँ सही बोल रहे हैं। कुछ और भी है, क्वेश्चन को अब निकाल दीजिए। अंतिम लाइन लिखवा देते हैं, खाली 2 लाइन, फिर कर देते हैं फटाफट। नहीं आएंगे? फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो आ रहा, फिर क्या। हाँ, लेकिन कर देंगे। 75 क्वेश्चन है ना, तो टाइम लगेगा, है ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन प्रचलित क्वेश्चन है, ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, फायदा करेगा बहुत। लेकिन बीपीएससी में क्या लिखे आप लोग? प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में अग्नि मेखला पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रेजेंट इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन। रिंग ऑफ फायर प्रेजेंट इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन। रिंग, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? उतना लंबा के रिंग ऑफ फायर, पश्चिमी प्रशांत महासागर हो गया। अच्छा, ये जो बनाए इसका नाम लिखे, रॉकी। इसका नाम क्या है? ये जो टेढ़ा मेढ़ा बनाया वो क्या है? पर्वत का नाम है, रॉकी पर्वत। इसका नाम क्या है? एंडीज। ये रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है। रॉकी और एंडीज, रॉकी और एंडीज। एक लाइन और लिखिए, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन। मॉर्गन के अनुसार भारत, विश्व, दुनिया में 6 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट्स हैं। मॉर्गन के अनुसार दुनिया में 6 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट्स हैं। मॉर्गन के अनुसार दुनिया में 6 बड़े प्लेट्स हैं और 20 छोटे प्लेट्स हैं। 20 छोटे प्लेट्स हैं। बड़े प्लेट में कौन कौन है? अभी बताया हूँ। प्रशांत महासागर का प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट, नंबर 1, पहला नंबर पे लिखो। दुनिया में 6 बड़े प्लेट्स हैं। नंबर 1 वाइट है, ठीक। अच्छा, येलो भी ठीक। पैसिफिक ओशियन प्लेट,
प्रशांत महासागर, महासागर प्लेट। सुनिए आप लोग बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट देके 1/3 ऑफ अर्थ, 33%, विश्व के 33% भाग पर यही है। सबसे भारी भी लिख दीजिएगा, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लेट। जहाँ लिखे हैं प्रशांत महासागर प्लेट स्टूडेंट्स, वहाँ ब्रैकेट देके लिख दीजिए लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट प्लेट, विश्व की सबसे भारी और सबसे बड़ी प्लेट। ब्रैकेट में कर दीजिए विश्व की सबसे भारी और सबसे बड़ी प्लेट, विश्व की सबसे भारी और सबसे बड़ी प्लेट। हो गया प्रशांत महासागर का प्लेट। दूसरा लिखिए, लिख दिए 1/3, पूरे धरती का कितने पर है? पूरे धरती के 1/3 भाग पर है, पूरे धरती के 1/3 भाग पर है। दूसरा लिखिए अमेरिकन प्लेट, कहीं कहीं प्लेटों की संख्या 7 पढ़िएगा, उसमें उत्तरी अमेरिका को अलग प्लेट मान लेते हैं। हाँ तो लिखिए दूसरा लिखिए अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। अब मन में संतुष्टि नहीं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। अमेरिकन प्लेट के ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, अब प्लस प्लस वेस्ट अटलांटिक ओशियन, वेस्ट अटलांटिक ओशियन। अरे भाई यहाँ पर अफ्रीका है ना, अफ्रीका है, इधर यूरोप है, और यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर अमेरिका है मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन महासागर है? अटलांटिक। अब सुनिए अटलांटिक का आधा भाग आ जाएगा अमेरिकन प्लेट में, और आधा भाग आ जाएगा यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट में। आधा भाग आ जाएगा यूरेशिया प्लेट में और आधा भाग आ जाएगा अफ्रीकन प्लेट में। समझ में आ रहा है? अटलांटिक महासागर कोई अपना प्लेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने अटलांटिक महासागर है ये, तो कुछ इसका आधा भाग अमेरिकन प्लेट में और आधा भाग यूरेशिया प्लेट और अफ्रीका प्लेट में, ठीक है। तो पहला हो गया प्रशांत महासागर प्लेट, दूसरा भी हो गया अमेरिकन प्लेट, और तीसरा लिखिए अफ्रीकन प्लेट, तीसरा लिखिए अफ्रीकन प्लेट, तीसरा लिखिए अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। चौथा लिखिए यूरेशिया प्लेट, चौथा लिखिए यूरेशिया प्लेट, ये सब याद होना चाहिए, यूरेशिया प्लेट। और पांचवा लिखिए इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। वाह, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसमें हिंद महासागर भी आ जाएगा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसमें हिंद महासागर भी शामिल हो जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और अंतिम लिखिए अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। अब बताओ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ? जो साइबेरिया प्लेट है ना भाई, बड़ा प्लेट में क्या नाम होगा? यूरेशिया प्लेट। लेकिन यूरेशिया के छोटा भाग करेंगे तो क्या आएगा? साइबेरिया प्लेट। आप जानते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट साइबेरियन प्लेट में क्या हो रहा है? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भारी है और साइबेरिया प्लेट क्या है? हल्की है। अरे इंडिया जिस प्लेट में है, इंडिया जिस प्लेट में है भाई, उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और ऊपर में यूरेशिया प्लेट था, बताया था अभी, यूरेशिया प्लेट पूरा मिडिल एशिया तक। तो यूरेशिया प्लेट में जो छोटा पार्ट है वो साइबेरिया प्लेट है। साइबेरिया प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से क्या है? हल्की है। साइबेरिया प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऊपर में क्या है? साइबेरिया प्लेट, साइबेरिया प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये भारी है, ये हल्की है, और दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या होगा? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट किसके अंदर जाएगा? साइबेरिया प्लेट के अंदर। आप देख रहे धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंडिया उत्तर की ओर खिसक रहा है, भारत धीरे धीरे उत्तर पूरब की ओर खिसक रहा है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट धीरे धीरे किस ओर खिसक रहा है? उत्तर पूरब की ओर खिसक रहा है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या हो रहा है? साइबेरिया प्लेट से टकराया तो कौन अंदर जाएगा? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या होगा? साइबेरिया प्लेट में मोड़ पड़ेगा, और साइबेरिया प्लेट में मोड़ पड़ने से क्या बन गया? फोल्ड माउंटेन, हिमालय काराकोरम का निर्माण हुआ है। आज सुनते हैं कि नेपाल में भूकंप आ जाता है, पूरे उत्तर भारत में भूकंप आ जाता है। एक दिन मैंने कहा था आपको प्लेट पर्वत निर्माण की 3 अवस्था होती है, बताया था ना, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, याद होगा, बताया था। मिट्टी निर्माण, मिट्टी जमा होने की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था। जब पर्वत बन जाता है तो आसपास की जमीन से क्या करता है? वो बैलेंस करता है, अब बैलेंस करने के क्रम में वो इम्बैलेंस हो जाता है और भूकंप आ जाता है। तो जब दो प्लेट टकराएंगे या दूर जाएंगे या रगड़ करेंगे, तीनों में भूकंप आएगा। तो प्लेट्स लगातार अंदर की ओर जा रहा है, और आप सुनते होंगे धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की हाइट, इन पहाड़ों की हाइट बढ़ रहा है। जितना अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा इस पर धक्का देता जाएगा, इनकी हाइट क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो हिमालय की काराकोरम की हाइट क्यों इंक्रीज हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? हिमालय में ग्रेनाइट पत्थर, लावा से बना हुआ पत्थर कहां से आया? समझ में आया?
क्योंकि इंडिया का प्लेट कहाँ चला गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहाँ चला गया, बेनी ऑफ जोन में, बेनी ऑफ जोन में, जिससे क्या हुआ भैया, इंडिया का प्लेट बेनी ऑफ जोन में चला गया, जिससे नीचे का लावा उसके फोल्ड में आके फंस गया, जिससे हिमालय में, काराकोरम में, मध्य हिमालय में, इन सब में क्या मिलता है, लावा के चट्टान मिलते हैं। समझ में आ रहा है बात। भूकंप नेपाल में आया था 2015 या 16 में, 15 में आया था, बहुत बड़ा भूकंप। अगर मान लीजिए कि ये प्लेट अलग जाते, दूर जाते तो क्या होता, ये प्लेट से अगर दूर जाते तो क्या होता, पूरा नेपाल में क्या होता, ज्वालामुखी फटता। नहीं जी, आपने पढ़ा होगा बेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, बेगनर के कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। बेगनर ने कहा, थोड़ा सुन लीजिए बात को, बेगनर एक विद्वान था। बेगनर 1912 में ये बात बताया। 1912 से पहले तक लोगों का मानना था कि जैसी धरती आपको दिखाई दे रही है वैसे ही बनी ही थी। 1912 से पहले तक लोग क्या बोले कि जैसी आपको धरती पूरी दिखती है ना, जहां अटलांटिक महासागर, जहां प्रशांत महासागर, जहां ऑस्ट्रेलिया, वो इसी धरती बनबे किया था। बाद में कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1912 से पहले तक लोग इस बात को मानते थे। 1912 में पहली बार अल्फ्रेड बेगनर, जर्मनी के एक भूगोल बेता था, जर्मनी का एक जलवायु बेता था, जर्मनी का एक विद्वान था अल्फ्रेड बेगनर, उसने कहा कि नहीं, धरती जैसी दिखती वैसी बनी नहीं थी, बल्कि धरती आपस में पहले एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक युग था कार्बोनिफेरस युग। एक दिन मैंने आपको बताया था कि आप लोग का रिक्वेस्ट भी था कि सर थोड़ा युग पढ़ा दीजिए हम लोगों को, एक दिन युग पढ़ा देंगे आप लोगों को। नहीं, धरती के बनने का इतिहास है ना, जिसको बोलते भूगार्भिक इतिहास है ना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, कब किसमें क्या बना ये बता दीजिएगा। तो बेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में धरती सब आपस में जुड़ा था। यानी आप साइकिल से ऑस्ट्रेलिया चले जाते, साइकिल से अमेरिका चले जाते, कहीं कोई समुद्र मिलने वाला नहीं था, सब जमीन एक दूसरे से जुड़ा था, पर उसमें आप थे ही नहीं। रियल बात है, साइकिल से तब न जाइएगा जब आप रहिएगा। इंसान तो सबसे बाद में आया है धरती पर, ये सब शिवालिक वालिक सब बन गया था, दुनिया सब पूरा प्रिपेयर हो गया, तब इंसान यहाँ पदार्पण किया। बड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसको, रॉयल टाइप के इंसान। इंसान जो रॉयल है पूरे धरती पर, सबसे रॉयल कौन है, इंसान। पूरी व्यवस्था करके रखो तब आऊँगा, थोड़ा भी कमी बुझाया तो अगली बार नहीं आऊँगा, क्योंकि नाश करना है। नाश करना है तो पूरा व्यवस्था करिए कि ना आएंगे, बढ़िया से नाश करेंगे। तो भैया कार्बोनिफेरस युग में सब आपस में जुड़ा हुआ था। उस जमीन को बेगनर ने कहा पैंजिया। क्या कहा उन्होंने, पैंजिया। थोड़ा सा सुन लीजिए कहानी को। उस जमीन को कहा कि 1912 से पहले तो लोग क्या मानते थे, जैसा धरती है वैसे ही बना था। ऑस्ट्रेलिया अलगे था, अमेरिका अलगे था, बीच में समुद्र था। बोला बेगनर की नहीं, क्या था भैया, ये सब धरती आपस में जुड़ा हुआ था, ये पूरी धरती आपस में जुड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने पैंजिया कहा। क्या कहा, पैंजिया। आपस में जो धरती जुड़ी हुई थी उसे क्या कहा इन्होंने, पैंजिया। अब लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, किस बेस पे ऐसा बोल रहे हैं आप। एक्चुअली बेगनर एक जलवायु विज्ञान का मतलब एक जानकार था। वो जियोमॉर्फोलॉजी में उसको कुछ नहीं आता था, मतलब जी जमीन उमीन के बारे में उतना उसको पता नहीं था, समुद्र के बारे में उसको उतना पता नहीं था। फिर बोले जब पता नहीं था सर तो इतना बड़ा सिद्धांत कैसे दे दिया। वो जलवायु बेता था, वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। लेकिन नहीं तो बोलते कि जो आदमी रियल में पढ़ाई करता है उसके दिमाग में कई चीज चलता रहता है। वैज्ञानिक टाइप के लोग जो होते हैं दिमाग में चलता है। उसका जलवायु विज्ञान में पीएचडी चल रहा था, किसका, बेगनर का। और रात में नींद नहीं उसको आ रहा था एक बात को लेकर। बात थी कि आज पूरे दुनिया में चेंज होता रहता है क्लाइमेट। कहीं पर आज हिम युग आ गया तो कहीं पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। एक क्लाइमेट चेंज होता रहता है। कभी साउथ पोल अब साउथ अफ्रीका में था, आज दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, अंटार्कटिका में है। अब पहले कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। आखिर ये सब होता क्यों है, क्लाइमेट चेंज होता क्यों है, जगह जगह पे बदलता रहता है। कभी कहीं लगातार ठंडी आ जाता है, कभी कहीं लगातार गर्मी आ जाता है। तो दिमाग में ऐसा बात है कि भैया ऐसा क्यों होता है। तो उसने अनुमान लगाया। अनुमान ये लगाया कि हो सकता है कि जलवायु यानी क्लाइमेट ही ट्रांसफर करता होगा। आज यहाँ है तो कल वहाँ चल जाता होगा, कल वहाँ कल वहाँ, या फिर क्लाइमेट जो है वही रहता होगा, जमीनें ट्रांसफर कर करके वहाँ पहुँचता होगा। आज यहाँ पहुँच गया तो गर्मी आ गया, फिर ट्रांसफर करते करते तैरते हुए यहाँ पहुँच गया तो फिर ठंडी आ गया। दो कंडीशन पे पहुँचा। उसके सवाल एक था कि जलवायु परिवर्तन होता क्यों है। कभी कहीं हिम युग आ जाता है, आइस एज आ जाता है, तो कहीं पूरा गर्मी आ जाता है, फिर जहाँ गर्मी था वहीं फिर आइस एज आ जाता है। ऐसा परिवर्तन होता क्यों है। तो दो निष्कर्ष निकाला, या तो क्लाइमेट जहाँ तहाँ घूमते रहता होगा, या तो जमीन क्लाइमेट जहाँ वही रहता होगा, वही होता होगा,
केवल जमीन घूमता होगा। अंत में उसने दूसरा निष्कर्ष को फाइनल किया कि जमीन ही घूमता होगा, क्लाइमेट घूमता नहीं होगा, और कहा कि पूरी दुनिया कार्बोनिफेरस युग में आपस में जुड़ा हुआ था, ये बाद में टूटा, विभक्त हुआ और तैर तैर कर जहां तहां पहुंच गया, जिससे आप ऑस्ट्रेलिया अलग देखते हैं, अमेरिका अलग देखते हैं। ये बात वेगनर ने कहा। साथ में वेगनर ने यह भी बताया कि जो मूवमेंट हुआ, जमीन टूटा और टूटने के बाद इनका जो मूवमेंट हुआ वो दो ही दिशा में हुआ, पश्चिम में और उत्तर में, पश्चिम में और उत्तर में। यानी पूछा जाए कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन, कॉन्टिनेंट का डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुआ? दो दिशा में। कौन कौन? वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट एंड नॉर्थ। यानी पूरा पैंजिया पूरा टूट गया, टुकड़ा हुआ, तो उसका मूवमेंट दो दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। पैंजिया टूटकर जो पश्चिम में आया, पैंजिया टूटकर जो पश्चिम में आया वही उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पश्चिम में टूटकर आया तो क्या हो गया? वो उत्तर दक्षिण अमेरिका। और इंडिया वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, ये टूट के ऊपर आया, जिससे हिंद महासागर का निर्माण हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। यानी पूछा जाए कि महाद्वीपों का विस्थापन कितने दिशा में हुआ? दो दिशा में। कौन दिशा में भैया? उत्तर में और पश्चिम में। पश्चिम में विस्थापन से क्या बना? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और क्या बन गया? अटलांटिक महासागर। और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के कारण क्या बन गया? हिंद महासागर। समझ में आ रहा है बात ना? ये बात किसने बताया? वेगनर ने बताया। ऐसे पूरी बात अगर करें, आप पूरी बात अगर करें तो उन्होंने कहा धरती जुड़ी हुई थी। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। उसको उन्होंने क्या बोला? पैंजिया। और पैंजिया के बीचों बीच एक सागर था, उसको उन्होंने कहा तेथिस सागर। धरती पहले आपस में जुड़ी हुई थी। किसने बताया? वेगनर ने। कार्बोनिफेरस युग में सब जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ भाग को क्या बोला गया? पैंजिया। और जो बीचों बीच जो एक सागर था बहुत बड़ा, धरती के बीचों बीच, उसको क्या नाम? उसका नाम क्या था? तेथिस सागर। ये पूरे को बोला गया पैंजिया, पूरे को। लेकिन तेथिस सागर के ऊपर वाले को लारेंसिया या इसी को बोला गया अंकारा लैंड, लारेंसिया या अंकारा लैंड। और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर में जितने भी है, कनाडा, रूस, यूरोप, ये सब अंकारा लैंड का भाग है। और जो नीचे में दिखता है आपको सारा देश, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर है? और इसके उन्होंने कहा, वेगनर ने, कि इस पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था, है ना? इसको उन्होंने कहा महान सागर। बाद में इनके चेला चपाटी ने क्या बोल दिया इसको? पैंथालासा। अब वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में जो आपस में जुड़ा हुआ जमीन था उसे क्या बोला गया? पैंजिया। अब पैंजिया के बीचों बीच जो सागर था उसका नाम क्या दिया गया? तेथिस सागर के उत्तर वाले पैंजिया को क्या बोला गया? लारेंसिया या अंकारा लैंड। नीचे वाले को क्या बोला गया? यानी कि अभी जो वर्तमान में भूमध्य सागर देख रहे हैं, वर्तमान में जो भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी, वो किसका हिस्सा है? तेथिस सागर का। यानी मेडिटेरियन सी के ऊपर वाला सब अंकारा लैंड का भाग होगा और उसके नीचे वाला सब गोंडवाना लैंड का भाग होगा। रटना पड़ेगा। अगर पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। कनाडा किसका भाग है? अंकारा लैंड का। साइबेरिया किसका भाग है? अंकारा लैंड का। रटना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। और इसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था, महान सागर था, जिसका नाम क्या दिया गया? पैंथालासा। कार्बोनिफेरस युग में ऐसा ही फिगर था। लेकिन इसके बाद कार्बोनिफेरस युग के बाद एक नया युग आया। कार्बोनिफेरस युग के बाद जो अगला युग आया उसका नाम था पर्मियन युग। क्या नाम था? पर्मियन। उसमें टूटना शुरू हो गया। क्या हो गया? ये टूटना शुरू हो गया। टूटकर किस किस दिशा में मूवमेंट हुआ? उत्तर और पश्चिम में। अब इनसे लोगों ने सवाल पूछा कि सपना उपना देख के उठे हो क्या? ये सब वैसी बात बता दिया। कैसे कहें कि सब आपस में जुड़ा हुआ था? बोला कि देखिए आप, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या भैया? साउथ अमेरिका। इधर ये अफ्रीका है। इधर क्या? ये अफ्रीका है। बोला कि जाके मिलाइए, ये दोनों आपस में सेट हो जाएगा। बोला सेट करिए ना आप, दिखाई नहीं तेरा लग रहा सेट हो जाएगा? बोला ये तो हो सकता है संजोग हो कि दोनों देखने में सेम लग रहा हो तो सेट हो जाएगा। बोला इतने सेट होगा? इंडिया का जो निकला हुआ हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया जब बनाएंगे आप, तो ऑस्ट्रेलिया इसे बनता है, इंडिया को यहाँ ला के सेट कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में ये जो गड्ढा बना हुआ है, इंडिया इसमें सेट हो जाएगा। इसका मतलब पहले जुड़ा हुआ था। बोला इतना से काम नहीं बनेगा, आओ बताना पड़ेगा। बोला कि साउथ अमेरिका में जो चट्टान मिलता है वही चट्टान अफ्रीका में मिलता है और वही चट्टान ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। बोला तीनों एक ही चट्टान से बना, इसका मतलब सब जुड़ा हुआ था। बोला ये भी एक संजोग हो सकता है भाई। बोला और कुछ एग्जाम्पल दो। बोला जो वनस्पति एक
पुरानी वनस्पति है ग्लिसेप्टोरिस, एक वनस्पति का नाम है ग्लिसेप्टोरिस जो गायब हो चुका है। खुदाई करने से यहाँ से भी वही वनस्पति का अवशेष मिल रहा है, अफ्रीका में भी वही वनस्पति, ऑस्ट्रेलिया में भी वही वनस्पति। इससे लगता है कि सब आपस में जुड़ा हुआ था। बोला और कुछ बताओ जिससे पता चले कि जुड़ा हुआ था। तो बोला कि एक अंतिम में दे दिया, मजाकिया बात बोल दिया, गुस्सा हो गया तो कुछ मजाकिया बात बोल दिया। बोला कि यूरोप में डेनमार्क वगैरह हमें एक कुत्ता पाया जाता है, लेमिंग नाम के कुत्ता, वो बार बार दौड़ता है और दौड़ के जाके समुद्र में कूद जाता है। पहले उसको आदत था जमीन पर दौड़ने का, इसलिए अभी भी आदत बना हुआ है। तो लगता है कि जमीन आगे होगा और कूद जाता है, इसका मतलब कि आगे जमीन समझता होगा तभी ना कूद जाता है। इसलिए क्या है इसका लोग मजाक उड़ाए कि भाई ये तो हास्यास्पद ये कोई तर्क हुआ कि लेमिंग नाम का कुत्ता कूद जाता है। तो ये 4-5 दिया उन्होंने, और उसके आधार पर नहीं पहली बार महाद्वीपों के विस्थापन होता है, दूर जाते हैं। इसका सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? अल्फ्रेड वेगनर। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अरे कुछ नॉलेज बढ़ा तो ये था, तो पूरा ये सिस्टम था। आज जो भूमध्य सागर बचा है, क्या लिखना था, क्या बना देंगे, कौन सा बड़ा बात है। चलिए, यही डिजिटल का जमाना है कि आपको भारे नहीं पड़ता कुछ भी। नहीं जी, सेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पूरा उसका नहीं है, अफ्रीका उससे अलग हो गया है। अफ्रीका किनारा कर लिया वो, चारों तरफ जो समुद्र है। अब देखिए सुनो, थोड़ा सा देख लो तब बनाना। हमें इससे टूट के अमेरिका अलग हुआ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ध्यान दो, अलग हुआ। कि जो पैंथालसा वाला पानी था बीच में घुस गया, तो उसी से क्या बन गया? अटलांटिक महासागर। फिर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अलग हुआ तो पैंथालसा का पानी बीच में यहां भी घुस गया, तो क्या बन गया? हिंद महासागर। अब कुछ दिख रहा है चीज, रटिए मत, जो है वो सब सामने है। भाई कोई अलगे होगा तो गैप बनेगा तो पानी घुसेगा उसके अंदर, घुस गया तो क्या बन गया? अटलांटिक महासागर। ये सब नदी उदी की बात मत कीजिए, ये सब इससे भी पहले था, वो सब इससे भी सीनियर था। वो जो नदी है ना गंगा ब्रह्मपुत्र और ना इस गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से होगा? अरे पहले ही से बहती थी वो, जब पैंजिया था ना उस समय भी गंगा नहीं ब्रह्मपुत्र बहती थी। ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, एक दिन बताया था। ब्रह्मपुत्र पहाड़ याद है आप लोगों को? बताया था 2 तरह की नदियां, जो नदी पर्वत से, अनवर्ती या पूर्ववर्ती नदी, ये सब उससे भी पहले की है। ये सब बड़ी सीनियर है, तभी तो रैगिंग कर रहे थे सब। सीनियर लोग क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं, है ना। उसी का हिस्सा है, मान सकते थे सागर का हिस्सा बच गया वो सब। कौन? कश्मीर में करेवा झील सुने होंगे कश्मीर में आप, किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का, है ना। हाँ, करेवा सागर नहीं, करेवा झील। सागर कहां से हो जाएगा? कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का? बस अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लें। टाइम है या छोड़ दे, कल कर लें? बहुत 75 क्वेश्चन है, कल कर लेते हैं। आधा कर लें, अभी आधा कर लेना है तो लाइए, इच्छा है तो। आधा में कोई बाधा नहीं, है ना। वेगनर साइंटिस्ट नहीं थे, भूगोल बेता थे। वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर नहीं। हाँ वही कर रहे हैं, वो बचा हुआ वो करेंगे। आज ये जो भूगोल वाला आया है वो कर लेते हैं। 5 मिनट ब्रेक लेना है, इसको एक बार स्ट्रीम को ऑफ कर दीजिए, दोबारा चला दीजिएगा उसको, दोबारा कर दीजिएगा फिर ऑफ कर